एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है और समय कम बचे हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किए थे कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आ रहा हूँ। इस बार भी सेम मैं चैप्टर वाइज ही आ रहा हूँ, ठीक है। और हमारा लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था मोशन को लेके, गति गति कैसे वर्क करती है, कैसे क्या होता है नहीं होता चीज़ के ऊपर। अब हमारा स्क्रीन पे आप अगर देखेंगे तो मुझे पहले ये बताओ चैप्टर 8 के नाम क्या है। चैप्टर 8 के नाम, चैप्टर 7 है मोशन और उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन्स के लॉ हैं, ठीक है, उनके। ओके, तो चलिए हम पहले अपना 9th क्लास का ढूंढते हैं। 9th क्लास और उसमें चैप्टर के नाम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर 8। ये जो ठक ठक की आवाज़ आ रही है इसको आप इग्नोर करिएगा, ये फालतू नॉइज़ के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उतना ज़्यादा इशू नहीं करना, उतना ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट फटाफट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला मेन चीज़ हमारे पास ये फोर्स होता क्या है। तो फोर्स मतलब होता है पुल एंड पुश, जो अपने काउंट किए थे वही होता है, लेकिन यहाँ कोई भी फोर्स को बैलेंस या अनबैलेंस कैसे कह सकते हैं। सिंपल से याद रखिएगा, अगर किसी फोर्स के ऊपर सामने से, आगे से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से, या इसको ऐसा एरो कर लो या एरो कर लो इस टाइप का कि अपवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऐसा फोर्स लगता है। चारों तरफ बराबर फोर्स लगता है तो ये एक बैलेंस फोर्स कहलाता है। अगर नहीं होता है तो ये क्या कहलाएगा, अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा, ठीक है। एक तो अनबैलेंस फोर्स है। अभी फोर्स कौन से होते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं ऊपर की तरफ तो कौन सा लगता है, अपवर्ड, जिसको हम अप थ्रस्ट कहते हैं। ये डक 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 चालू। नीचे होता है ग्रेविटी, mg, और जो आगे तरफ होता है वो होता है पुल या पुश। जो बैक तरफ होता है उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो ये चार फोर्स होते हैं जो चारों तरफ से लगते हैं। अगर ये इक्वल लगे इसको क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स, और इक्वल ना लगे तो इसको क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स। याद रखिएगा। चलिए ये था सिर्फ फोर्स। अब आते हैं न्यूटन्स के लॉ के ऊपर। तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। न्यूटन्स के लॉ के तहत हमें ज़्यादा जो ध्यान देना है वो हमारे यहाँ पे है कि पहली बात तो गैलीलियो न्यूटन ने गैलीलियो गैलीली के आइडियाज़ को सामने रखे और उसके ऊपर उन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन सामने बनाए, जिसमें से पहला मोशन कहता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपाइल्ड टू चेंज द स्टेट बाय द एन अप्लाइड फोर्स। जब तक कोई बाहरी बल ना लगे तब तक अगर वो चीज रुका है तो रुका ही रहना चाहता है, अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, समझे। तो ये जो गति में रहना चाहता है, जो रुका ही रहना चाहता है, ये उसकी खुद की खूबी होती है, जिसको हम एक नाम से पुकारते हैं, उसकी टेंडेंसी, खूबी। और इस टेंडेंसी को जो काउंट करते हैं वो होता है इनर्शिया के अंदर। तो इसीलिए कहीं ना कहीं या कह सकते हो कि न्यूटन का पहला लॉ ही लॉ ऑफ इनर्शिया के रूप में पहचाना जाता है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं अगर पेज पलटाता हूँ, कैरम बोर्ड, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, चटाई पे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, गिर जाते हो, आपका बॉडी मोशन में होता है, सडनली रुक जाते हो, स्लिप करते हो, वगैरह वगैरह सारे चीजें सब इसी में आता है। हाँ, स्लिप करना एक तरीके का फ्रिक्शन लेस होता है। ओके, सेकंड बात आती है इस पे इनर्शिया और मास। इनर्शिया तो इट इज द मूविंग ऑफ स्टैंड टू कीप मूविंग। अगर रेस्ट पे लगाता है उसको रेस्ट पे रहना चाहता है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और इस इनर्शिया को हम काउंट किस पे करते हैं, मास पे। देखिए यहाँ पे नाम दिया गया है, इनर्शिया इज द टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन द ऑफ स्टेट्स मोशन और द रेस्ट। रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहता है वो चीजें, और इसको हम काउंट किस में करते हैं, मास में। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेजर ऑफ द इनर्शिया, मतलब इनर्शिया को मास में काउंट किए जाते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ समझने से पहले आपको समझना होगा कि मोमेंटम किसे कहते हैं। मोमेंटम जो कि न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था, तो मोमेंटम p मतलब होता है
मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका ऐसा यूनिट ये रहा, याद रखिएगा। अब मोमेंटम में बदलाव होता है और इसी के तहत न्यूटन का सेकंड लॉ जन्म लेता है। क्या यहां बोला गया है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन डायरेक्शन फोर्स। मतलब वो अपना मोमेंटम तभी बदलेगा जब अपना उसमें कोई बाहरी बल का ताकत लगेगा, ये चीज का। तो जैसे आपका मन बैठा रहता है और जब तक कोई बाहरी ताकत आप पे ना लगे, आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ये भी चीज में बैठा जाता है। तो न्यूटन का लॉ हर जगह लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली पढ़ते हैं। हमारा जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये डिराइव मेथड है, उसमें आया तो ठीक, नहीं आया तो जय श्री राम। ओके, अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिराइव किए जाते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। देखिए ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अब जो है फोर्स पुल या पुश के रूप में नहीं पहचाना जाता है। किसके रूप में पहचाना जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब उसकी गति, हाँ एक्सेलरेशन गति तक से होता है, उसी में जाता है। अगर कोई बाहरी फोर्स लग ही नहीं रहा है या अपने टी को इधर लेके आ गए, टी यहाँ आ गया, मास इंटू वेलोसिटी, मास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब कोई बाहरी फोर्स लगेगा ही नहीं तो ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ ले लो, एम वी इज इक्वल टू एम यू, ये हो गया इस तरीके से कि मतलब पहले का मोमेंटम बाद का मोमेंटम सेम है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन गया। उसके बाद डायरेक्टली आपके पास आता है कौन सा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कुछ नहीं, एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं। कुछ नहीं याद है तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे, एनी ऑफ दिस टू फोर्स कैन बी कॉल्ड द एक्शन रिएक्शंस। मतलब ये कह सकते हो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। ये मैंने एक एग्जांपल देखा था, एक बंदा क्या करता है, वो मतलब बंदा ऐसे चल रहा होता है खेत में, बोलता है न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है कि जो आप जिस पे जितना ताकत लगाएंगे उस पे उतना ताकत आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सामने जो बंदा आता है उसको चटाक से खींच के मारता है, वो भी खींच के मारता है, बोलता देखो यही था हमारे न्यूटन का तीसरा लॉ, आप मारोगे तो भी आपको मारेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके डे लाइफ में यूज होता है कि अगर आप किसी को छेड़ोगे, परेशान करोगे तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये भी लगता है। बाकी हमारे बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो स्प्रिंग को लेके हैं, फिर बुलेट गन को लेके हैं। भाई साहब ये कूद रहा है, ये कुछ दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, हाँ गिफ्ट दे ही दो भाई साहब, कुछ नहीं। चलिए डायरेक्ट अब सवाल पे आते हैं। इफ वी वॉक स्ट्रेट ऑन द बस, स्टैंडिंग ऑन द बस एंड द बस सडनली स्टार्ट मूविंग, रुके हो सडनली बस चालू हो तो क्या हो जाएगा? आप मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ आएंगे। ओके, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बाकी यहाँ पे रीजन पे दिए गए हैं। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज 3 टाइम, अगर वेलोसिटी गति बढ़ा दी जाए तो मोमेंटम कितना बढ़ेगा? अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी 3 गुना हो जाएगा तो मोमेंटम भी 3 गुना हो जाएगा, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा 3 टाइम। फोर्स इतना लग रहा है ऑन द ऑब्जेक्ट, इट मूव एक्सलेट इतना कर रहा है, तो मास कितना, देखो ये रहा फॉर्मूला, मास पता करना है तो F मतलब F इज इक्वल टू एम ए, हमें मास पता करना है तो ये हो जाएगा फोर्स बाय एक्सलेशन इज इक्वल टू मास, समझे? ओके, बाकी यहाँ पे डाई इन चेंजेस किए गए हैं। डायन, एक डायन 10 न्यूटन के बराबर होता है। नहीं 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 नहीं, हाँ मतलब सॉरी, चेंज करेंगे तो काफी ज्यादा होता है। डाइन, डाइन समझते ही हो। इधर वेलोसिटी ऑफ द, अगर वेलोसिटी इतना है इंक्रीज होके फ्रॉम 15 किलोमीटर टू इतने में बदल गया उसकी गति, एक कार, देखो क्या कह रहा है कार, मतलब उसका मास है, कितने से कितना बदल गया, 36 से 72 हो गया, तो उसमें मोमेंटम कितना बदलाव आएगा? तो मोमेंटम अगर बात किया जाए, देखो पहले कितना था वेलोसिटी, ये रहा, चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, दूसरा वेलोसिटी कितना था, ये रहा, चेंज करेंगे कितना 20 मीटर पर सेकेंड में। तो पहले का बाद का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज बात की गया है डेल। डेल मतलब होता है स्मॉल चेंजेस, थोड़ा सा बदलाव क्रिएट करता है इस तरीके का। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, v की वैल्यू ये रही, ये v बन गया, और ये क्या बन गया u, वैल्यू पुट करो, बाकी मास तो गिवन, तो कितना हो गया, इतना चेंजेस हो रहा है। डैश विल हैव द लीस्ट इनर्शिया, सबसे कम इनर्शिया कौन रखेगा, स्कूटर, वहां पे एग्जांपल सब में होंगे।
इनर्शिया, स्कूटर हैज लेस मास देन द कार इन द ट्रक, सबसे कम वजन कौन होगा? देखो कभी अब आपको कंफ्यूजन लगे ना इनर्शिया क्या है, वजन से कंपेयर कर लेना, सिंपल सा, जिसमें कम वजन लग रहा है उसका इनर्शिया सबसे कम है, इतना उसको उसको जैसे याद रखना, हमें याद करने से मतलब है। अब देखिए अभी आपके पास दो दो मास के आगे सवाल आ गए आपके पास, इनर्शिया क्या है, कितने टाइप का, विच वे आर दे, कहाँ कहाँ होते हैं वो। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जो अपने ही चीजों को बदलने के लिए अपोज करती है, जिस चीज में रहता है उस चीज को लेके, तो कहने का ये भी चीज होता है। एक सवाल है, क्या इनर्शिया आपके रियल लाइफ में इन्वॉल्व होता है? इनर्शिया, पहले बताइए इनर्शिया है क्या? आपने देखा होगा कि जब आपके लाइफ में कोई आता है आप उसके लिए अपने आप को बदलते हो, और फिर वो छोड़ के जब चली जाती है तो फिर आपको दुख होता है, फिर आप ब्लेम करते हो कि मैं क्यों छोड़ के, मतलब मैं उसके लिए सब इतना किया उतना किया, वो मेरे लिए छोड़ के चली गई वगैरह वगैरह, तुमने मुझे घोचू हो, पहले बात तो बदले क्यों। यहाँ तक कि साइंस भी सिखाता है कि जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहो, और तुम्हारे बदलने का कारण कौन बनेगा? बाहरी बल। तो यहाँ इसकी इनर्शिया में बदलाव भी कौन ला रहा है? बाहरी बल। और अगर ना लाए तो मोमेंटम में बदलाव ही नहीं आएगा। तो ये कहीं ना कहीं आप दूसरे को ब्लेम करो तो कहीं ना कहीं आप इसमें जिम्मेदार होते हो। अगर आप नहीं करेंगे, नहीं चाहेंगे, तो आप खुद बर्बाद नहीं होंगे, अर्थात आप खुद की बर्बादी का आप ही वो बीज हो जिसके वजह से आप बर्बाद हुए, कोई और नहीं। जब तक खुद ना चाहे तब तक कोई हमें बर्बाद नहीं कर सकता। तो यही हमें न्यूटन के नियम भी सिखाते हैं। टॉपिक पे आते हैं वापस हम लोग, कितने टाइप के होते हैं? रेस्ट में है, मोशन में, डायरेक्शन में होते हैं। ओके, अब सर्कुलेशन ग्लोब प्रोवाइड अ सॉकस होल्डर ऑफ द कप ऑफ द टी, जो गोल वाला होता है सपोर्ट करता है, क्यों? A circular cup gloves is provide a increased friction between the cup and the saucer. सर्कुलर जो होता है सपोर्ट हेल्प करता है, क्या कहता है? फ्रिक्शन मिलने में हेल्प करे वो। इंक्रीज द फ्रिक्शन प्रिवेंट द कप फ्रॉम द स्लिपिंग ड्यू टू द इनर्शिया व्हेन द सॉस इज मूव्ड, मूव करता है तो ज्यादा तो एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा मूवमेंट करता है कप, तो उसको हेल्प कर देता है ताकि गिरे नहीं। फोर्स क्या होता है? व्हाई द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन का द लॉ ऑफ इनर्शिया, फोर्स पुल और पुश होता है, ठीक है। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि पहला नियम ये कहता है ना कि वो अपनी गति में रहना चाहता है, मतलब कहीं ना कहीं इनर्शिया ही है कि वो जैसा वैसा रहना चाहता है, इस वजह से। मोमेंटम, सिंपल सा एक चीज ध्यान रखो, फिजिक्स में अगर सिर्फ आपको कोई डेफिनेशन पूछे जाए तो उसमें क्या क्या चीज और लिख सकता ताकि मार्क्स ना कटे। पहला क्या लिखो? उसका डेफिनेशन। अरे भाई साहब काय करता नशे में यार। डेफिनेशन ऐसा यूनिट, थोड़ा अजीब हो गया, ऐसा यूनिट, बस ये दो चीज आप लिख सकते हो मेनली, और आप और लिख सकते हो इसमें क्या? फॉर्मूला। तो देखिए डेफिनेशन, फॉर्मूला, ऐसा यूनिट, सब यहाँ पे हो गए। बाकी वो कह भी रहा है डेफिनेशन 1 मार्क्स और फॉर्मूला और ऐसा यूनिट के 1-1 मार्क्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं। बड़ा पे देख के रखा है कितना 50 kg का, मतलब एक मास है जो इंक्रीज कर रहा है इतने टू इतना 5 सेकेंड में, तो व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब देखो सिंपल सा उन्होंने यहाँ पे पहला u दे दिया है, ये v दे दिया है, ये टाइम दे दिया है, ये मास दे दिया है, पूछ क्या रहा है? f कितना होगा, f कितना होगा। तो पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन पता ही नहीं है, a निकाल लो, बाद में पुट करो, f निकल गया, ये भी सॉल्व। Give the scientific reason that tire of the vehicles are enough made rough, sorry मेड रफ को रफ क्यों बनाया जाता है? ताकि जितना ज्यादा रफ रहेगा, रफ रहने से उसकी फ्रिक्शन ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाती है, इस वजह से बैटरी कैसे खत्म होने वाली है। अब मैंने यहाँ थोड़ी गलती कर दी है, मैंने अपना कॉल डाइवर्ट नहीं किया, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये फोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किसी का कॉल तो नहीं आ गया, ना भाई साहब भारी झोल हो जाएगा, मेरा दिक्कत हो जाएगा। हाँ होना नहीं चाहिए वरना। ओके, दूसरा है गिव साइंटिफिक रीजन पर्सन इज स्लिप फ्रॉम द स्टेप ऑफ द बनाना स्लिप, बनाना पैर तक किस स्लिप कर, देखिए फ्रिक्शन बहुत कम लगता है इस वजह से, यहाँ पे दिया गया। वेलोसिटी मोमेंटम का डिफरेंस लिखो, और बाकी तो कुछ भी नहीं है। इम्पल्स क्या होता है वो लिखे, देखिए शॉर्ट इम्पल्स मतलब फोर्स इंटू टाइम होता है,
फोर्स इन टाइम इनटू क्या होता है, वो आपका इम्पल्स में काउंट हो जाता है ऐसा। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ मास v माइनस यू अपॉन टी, टी वहां चला गया तो फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू मास इंटू वी मास इंटू यू, तो ये कहीं ना कहीं डेल पी होता है। डेल पी का मतलब क्या हो गया, डेल पी का मतलब हो गया P2 माइनस P1। और यहाँ ध्यान से देखिए ये वाला आपका P2 हो गया और ये वाला आपका हो गया P1। तो चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स भी कहलाता, ध्यान रखना। तो आप इम्पल्स को फोर्स इनटू टाइम में भी कह सकते हो और चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हो ऐसा। किसका ज्यादा है, रबर का कि आयरन बॉल का, आयरन बॉल का, बस स्कूटर का, बस का, बस, और क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड द सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव डिफरेंसेस। तो ये इनर्शिया डिस्क्राइब करता है ये, और नो फोर्स नो चेंजेस, ये फोर्स की वजह से चेंजेस लेता है, और क्या। दो दो मार्क्स वाले भाई, कितना और क्या लिखोगे। आपका तीन तीन वाले मार्क्स आ गए, चार चार, तीन मार्क्स वाले आ गए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब करिए, ठीक है, तो हो गया, वापस से हो ही गया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अब देखो आपको मैंने कहा था अगर डेरिवेशन आएगा तो हम बात करेंगे, अदर देन हम बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो कैसे शुरुआत करना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पहले उसका आप स्टेटमेंट लिखो, फिर लिखो लेट यू वी टी एम लिखो, बता दो सब क्या होता है। अब लिखो पहला इनर्शिया, तो देखो ये आपका कहीं ना कहीं आपका P1 बनता है और ये कहीं ना कहीं आपका P2 बनता है। चेंज इन मोमेंटम मतलब ये क्या हो गया, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल पी, ये बन गया आपका, ये आपका इतना वैल्यू बन गया। अब रेट, रेट मतलब होता है टाइम, टाइम से डिवाइड कर देना, तो हमने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया। अब ये होता किस वजह से है, तो देखो बोला गया बट एक्सलेशन इज इक्वल इतना होता है, तो एक्सलेशन मतलब यहाँ पे आ गया। तो मास इंटू एक्सलेशन मतलब कह सकते हो कि किसी में रेट ऑफ या हम अगर यहाँ पे जाए तो ये होता है क्या है, क्यों होता है, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, बाहरी फोर्स की वजह से, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास, फोर्स आ जाता है। बाकी उसका यूनिट सब हो गया। हाँ देखो ये रहा न्यूटन का पहला सेकंड लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ मोशन कंसिस्ट करता है क्या, हाँ करता है, जब एक्सलेशन ना हो तो रेस्ट पे रह जाता है वो, देखा। साइंटिफिक रीजन दीजिए क्या, ये dangerous to slide from a bus, aligned from the bus. When a person jump from the bus, a feet come to the rest suddenly, but upper part. ये कह रहे हैं चलती बस में कूदना डेंजरस है, क्या लगता है आपको, कूद के देखो एक बार, पता चलेगा। और क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही कूदेंगे हमारे वो जमीन है वो रेस्ट पे रुकी है, तो पैर रखते ही हमारा जमीन जो है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, तो जमीन कहीं जा नहीं रही है पर हमारे बॉडी मोशन में है, तो ये डायरेक्टली सीधा आगे की तरफ फ्लक्चुएट करता है, तो वैसे में गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा यहाँ पे दिया गया फॉर द ऑब्जेक्ट इज एक्सलरेट द एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू इट। अगर ऑब्जेक्ट लगातार एक्सलरेट में है तो लगातार में बाहरी फोर्स चाहिए। वो पता है टायर, छोटे बच्चे से टायर भगाते थे तो लगातार उसको गति में था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार हमें एक बाहरी बल लगाना पड़ेगा, वो चीज हो गया। गिव डिफरेंस वेलोसिटी मोमेंटम, तो पहले भी बात हो चुका है। साइंटिफिक रीजन देना है हमें यहाँ पे, द एज ऑफ नाइफ इज शार्प। अब यहाँ ध्यान से देखो, इस पेन को ध्यान से देखो, ये काफी बाहरी हिस्सा है, मोटा हिस्सा है, काफी पतला हिस्सा है। अगर मैं इससे इसको दबाऊंगा तो उतना मुझे दर्द नहीं होगा, पर इससे का दबाऊंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एरिया इसका कम पड़ गया। एरिया कम पड़ने से फोर्स ज्यादा पड़ता है। फॉर्मूला होता है क्या है, देखो फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, और प्रेशर ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, वो आराम से अंदर अंदर तक दब सकता है। तो कोई चीज को कटिंग करना है बिना ज्यादा ताकत लगाते हुए, तो हमें अच्छी चाकू चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत पतले चाकू यूज करते हैं, नहीं, मोटे हैवी चाकू ना बहुत आसानी से बिना बल लगाए बहुत धीमी मतलब हल्के दगाने से कट जाता है, क्योंकि उसको जो चाकू का वजन होता है ना, सारा वजन जाता है वो शार्प एज पे, और जिस चीज पे पड़ता है उस चीज को काट देता है, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हम लोग, चैप्टर खत्म हो गया। श्वास श्वास शबाश 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 शबाश। ओके अब जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10 पे। तो चैप्टर नंबर 10 क्या था हमारा, ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 9 सॉरी 9।
इसमें क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है, तो पहले बात तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्टेट करो, स्टेट करना है तो मतलब ये रहा कि यूनिवर्सल लॉ किसे कहते हैं। अगर डेरिवेशन आया तो ये डेरिवेशन है। और क्या याद रखना है इसमें भाई साहब, इसके याद रखिए कि जी की वैल्यू हेनरीज ने दिए थे, जी की वैल्यू कितनी होती है और ऐसा यूनिट का जी का कितना है। और इम्पोर्टेंस 3 लॉ ऑफ फोर्स कहाँ कहाँ बताए गए थे। फ्री फॉल, ऊपर से गिर जाना, तो कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू ये है। और फाइंड कितना वैल्यू आता है 9.8। बाकी सभी को कन्वर्ट किया गया है इस चीज़ में, तो ये रहा, हर जगह यू जी यूज़ किए जाते हैं। फिर वेट का फॉर्मूला ये रहा, और कितना रेशियो रहता है अर्थ अपॉन मास का, अर्थ अपॉन मून का, तो 1/6 रहता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रेशर थर्स्ट फोर्स, चलो ठीक है। टॉपिक देखो, ये हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया। बाकी फ्लूइड में बायोंसी फोर्स, अपवर्ड फोर्स जो लगता है उसको अपथर्स्ट फोर्स के नाम से पुकारे जाते हैं। बाद में यहाँ डेंसिटी की बात करते हैं, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी वो सबसे ज़्यादा डूबने की ताकत रखता है, नीचे बैठता है। क्योंकि देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका डेंसिटी ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा नीचे रहेगा, और जिसका डेंसिटी कम वो ऊपर की तरफ तैरेगा। बाकी लास्ट में हमारे पास आर्किमेडिक प्रिंसिपल में लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर का नाम याद रखना है। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक बार वापस मैं देख लूँ मैं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं तो भाई साहब झोल हो जाएगा यार, दिक्कत हो जाएगा। हाँ सही है, एटलीस्ट चल रहा है। तो बिना टाइम गवाते हुए फटाफट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हेलो वेलो क्या ही बोलूँ, चलो यार लगी पड़ी है, इसको खत्म करते हैं। देखो ये रहा हमारा चैप्टर 9 का सवाल, कि आखिरकार ये एक एक मार्क्स वाले सवाल हैं। सेक्शन ए वाला हमारा, कितनी वेलोसिटी होती है जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो एक सेकंड के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। गेस्ट अगर मास इतना रहा, मून व्हाट विल बी द मास ऑफ पर्सन, अगर ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे 60 kg है तो मून पे कितना होगा। मून पे सेम रहेगा क्योंकि मास कभी नहीं बदलता है। बुलेट अगर फिल लाइटर व्हेन इट इज इन द वाटर, व्हाट विल बी द रीजन फॉर इट। एक बकेट फिल विद द वाटर, मतलब मान लो सब ये है, वजन लग रहा है, भाई खाली होता है बकेट होता है, तो बकेट को पानी के अंदर रखे तो हमें थोड़ा हल्कापन क्यों लगता है। रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि उसके ऊपर एक अपवर्ड बायोंसी फोर्स ऊपर की तरफ बल लगाता है। द अपीयरेंस लॉस्ट इन द वेट फॉर द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इमर्ज ऑन इट लिक्विड। ओके, ये कह रहा है कि अगर जैसे ही हम कोई चीज को, मतलब सब पानी का टब भरा पड़ा हुआ है, उसमें कुछ हम डालते हैं तो वो अपना उतना हिस्सा पानी बाहर गिराता है, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने कहा था। तो वो क्या होता है, वही तो मेन डेंसिटी होती है, क्योंकि वो उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ वेट डिस्पर्स लिक्विड करता है। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी द स्टोन फ्रॉम अपवर्ड वेलोसिटी द मैक्सिमम हाइट। मतलब मैंने इसको फेंका और पकड़ा, तो ये जो जितने हाइट पे जा रहा है ना, हमें किडनी भले दिल भले बैठ जा रहा है ये, तो ये जितने हाइट पे जा रहा है ना, तो उतने हाइट तक देखो, जब वो रुक जाता है ना, उसकी गति कितनी हो जाती है, जब जब रुक जाता है तो 0 हो जाती है। ऐसा न्यूटन मीटर स्क्वायर ये प्रेशर का ही आता है। फिर अब ये कितने मास का, देखो ये आ गया आपका स्टेटमेंट, स्टेट एक्सप्लेन द न्यूटन लॉ। क्यों देखो आप जाता है, ये एक एक मार्क्स 2 मार्क्स में सवाल आपके सवाल आ गए हैं। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल डिराइव विद मैथमेटिकल फॉर्म। यहाँ मैंने लिखा नहीं था कि ये भाई साहब 9 मार्क्स वाला जो सवाल है ये किस चीज को लेके, थोड़ा तनिक हमका समय दीजिएगा। हमको लगत है कि जो है ना 9 मार्क्स वाला 4 मार्क्स वाला सवाल है, 4 तो देखो पहले स्टेट पूछा, तो देखो इन्होंने क्या क्या स्टेट कर दिया। आपको कह रहे आप उसको डिराइव करो, डिराइव करना वापस से लेट मास मान लेना, 2 मास है, डिस्टेंस r है, 2 ऑब्जेक्ट है, तो पहला फोर्स दोनों आपस में इक्वल लगते हैं, m × m1 प्रोपोर्शनल में लगता है, बाद में रेडियस इनवर्स प्रोपोर्शनल में लगता है। बात साथ में लिखेंगे तो प्रोपोर्शनल के क्या लिखा जाएगा, g लिखा जाएगा, तो g मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, डिराइव द वैल्यू ऑफ g एंड द कैपिटल G।
तो जी जो होता है ये प्रोड्यूस करता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जी कैसे जनरेट होता है, वो लगातार जो बल लगता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी की वैल्यू। देखो अब हमारे पास एक फोर्स की वैल्यू होती है इतनी, मतलब कह सकते हो हमारे पास हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। वहीं जो नीचे तरफ खींचने वाला मास होता है, फोर्स होता है, वो कितना होता है, F इज इक्वल टू mg। अब दोनों फोर्स बराबर है, आजू बाजू साथ में रख दो तो ये मास कट जाएगा, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रही जी की वैल्यू। अब डिपेंड करता है, देखो ये आर यहाँ पे क्या, अगर वो आर अर्थ के रेडियस जमीन को टच करके रखा है तो इतना होगा। डिराइव द इक्वेशन, फ्री फॉल इक्वेशन डिराइव करना है, तो देखो ये सब जगह देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है, और ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इतना है। यहाँ थोड़ा सा एक और बदलाव करना जरूरी था, क्योंकि s जो है वो h में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर कुछ ऊपर से गिर रहा है तो वहां पे सिर्फ हाइट वेरी करेगा, कुछ और वेरी नहीं करेगा। झोल हो रही है, झोल 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 झोल। ओके, मास के पास शॉर्ट नोट लिखने हैं, मास क्या ही है, क्या ही बोलूं, बर्बाद है। ठीक है, ओके। एक्सप्लेन द बायोन्स एंड द बायोन्स फोर्स, बायोन्स और बायोन्स फोर्स एक्सप्लेन करना है। बायोन्स ऊपर की तरफ एक एबिलिटी होती है फ्लूइड की, एक खासियत होती है, कोई उसको ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, जैसे हमारे खूबी होते है कोई ज्यादा उंगली उंगली करना, नौटंकी करना, वैसे लिक्विड की भी होती है, ऊपर की तरफ तगड़ लगाता है ये, वैसा। रीजन देना है, द स्ट्रैप ऑफ द स्कूल बैग आर मेड ब्रॉडर। हम बैग जो पहनते हैं उसका स्ट्रिप बड़ा क्यों रहता है, स्ट्रिप बड़ा रहने से जो उसका एरिया होता है ज्यादा बढ़ जाता है, एरिया बढ़ने से हमारे उस बैग का जो प्रेशर होता है, जो लगातार जमीन के नीचे खिंचाव होता है, वो कम लगता है, तो हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वजह से देखना, इसलिए देखना जाता है जो ट्रैकिंग बैग होते हैं ना, इधर से होता है, यहाँ से होता है, इधर से होता है, इधर से होता है, भाई बहुत जगह से रहता था कि एरिया बढ़ने से हमें ज्यादा पीछे बैकपैक का हमें ज्यादा इशू में पता ना चले, हमें उतना पता ना चले, दिक्कत ना हो ट्रैवलिंग करने में। वापस मास और वेट का डिफरेंशिएट बताओ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, यही कहता है कि अगर आप कोई चीज डुबकी मारेंगे पानी में तो आप ही का वजन का कुछ पानी का हिस्सा बाहर निकल जाएगा, मतलब वो एग्जैक्ट आपका वेट क्रिएट करता है। हाँ, एप्लीकेशन बताइए। फ्लोटिंग ऑफ शिप, हाइड्रोमीटर, सबमरीन्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। और क्या है, व्हाई डजन ऑब्जेक्ट फ्लोट और स्किन, डूबता या तैरता क्यों है? रीजन है डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज्यादा तो नीचे डूबोगे, नीचे रहोगे, डेंसिटी कम तो ऊपर तैरोगे। ये वही है, प्यार में डूबना प्यार में मरना, जिसकी ताकत उसकी बल। थ्रस्ट किसे कहते हैं, तो थ्रस्ट जो कि एक सिंपल सा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है इस वजह से लेके, ठीक है। ओके, अब यहाँ बात आता है कि आपके पास कि why the heavy object does not fall faster than the an object, देखो बोल रहा है कि why the heavy object does not fall faster than a lighter object हैं, why an heavy object does not fall faster than a light object, हल्के ऑब्जेक्ट से ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं गिरता है, क्यों नहीं गिरता है भाई साहब, और क्यों ही गिरेगा? इनका कहना होता है कि देखो हमारे पास ये रहा न्यूटन का फोर्स का फॉर्मूला, ये रहा ग्रेविटेशनल का फोर्स का फॉर्मूला जो ग्रेविटी फोर्स का लगता है। अगर हम दोनों को साथ में उठा के लिखेंगे तो मास एक्सेलरेशन इक्वल टू मास ग्रेविटी, मास मास कैंसल, एक्सेलरेशन ग्रेविटी, मास मैटर ही नहीं करता इस पे, इसीलिए। और बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि अगर मैं इसको लकड़ी में दबाऊंगा, वही चीज बात आ गया हमारे पास यहाँ, वही चीज प्रेशर को लेके, एरिया को लेके, कितनी बार समझाया इसी चीज को लेके। मून अट्रैक्ट करता है तो वाई डज नॉट वो टुवर्ड द मून, वाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून, मतलब देखो मून, अगर मून अट्रैक्ट करता है अर्थ को अपने तरफ तो क्यों नहीं हम मून की तरफ खिंचाव करते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है इसका मास। और ऑल्सो एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू द मून बट द मास इज ए लार्जर, अर्थ का ज्यादा लार्जर, इस वजह से। प्रेशर क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला, ऐसा यूनिट फलाना ढेकाना सभी दिया गया। डिराइव द मोशन द फ्री फॉल, ये वापस वही टॉपिक आ गया हमारे पास, तो कोई चैप्टर भी खत्म आ रहा। अब जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू होता है वर्क एंड एनर्जी, मैं वापस से बार टाइमिंग मैं वापस से देख लूंगा, वीडियो बंद बंद ना हो गया और दिक्कत हो जाएगा यार, ठीक है।
तो अभी हमारा फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है और होप सो आप अभी तक बस मजे से पढ़ रहे होंगे, सो नहीं गए होंगे या कंटाल नहीं मार रहा होगा। मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में खींच रहा हूँ, क्योंकि आपको जो कंटेंट चाहिए वो साइड में चल ही रहा है, शॉर्ट में समझा ही दे रहा हूँ। तो फालतू का खिंचाव करके अच्छा कि ख़त्म करो टॉपिक यार। अब नहीं भाई साहब, वर्क एनर्जी के बाद साउंड भी तो है, ये आवाज़, ये वही आवाज़ जो मुझे साइड से परेशान किए जा रही है। कोई बात नहीं, वर्क एंड एनर्जी उसमें क्या ही है, 3 फॉर्मूला है वो याद रखना है। पहला है ये रहा, क्या, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पहला। दूसरा होता है, अब देखो ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ये याद रखना है। देखो यहाँ पे दिया गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। दूसरा एनर्जी जो है ये ताकत क्षमता, ये जो जूल में कंटेन करते हैं। बाकी कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, मेन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिलाकर हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में पुकारते हैं उसको। और बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे कि दिया गया है हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, सभी चीज़ इसके रूप में पाए जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपको सिंपल डिफरेंस आपको याद रखना है, ये रहा, ये भी एक वर्क डन का ही रूप है। अगर टॉपिक आया तो आपको समझा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मेन फॉर्मूला कौन सा है, मास इनटू ग्रेविटी, मास ग्रेविटी इनटू हाइट। अभी सभी चीज़ ऐसा क्यों होता है कि देखो सभी चीज में तो पता क्या है कि वर्क लगता है। वर्क मतलब होता है क्या, जो आप काम करते हो उसका मतलब ये नहीं कि वो काम मतलब आपको उठना बैठना सकते, नहीं। साइंस कहता है कि जिस चीज में डिस्प्लेसमेंट हो किसी फोर्स की वजह से, तभी वो चीज़ वर्क कहलाता है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मूव किया, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं यहाँ से यहाँ मूव किया तो अपनी जगह से यहाँ से यहाँ तक हिला है वो, तो कह सकते हैं कि हाँ ये एक अपना वर्क किया है। पर मैं कहूँ कि ये वापस ऐसे करके वापस मैंने इसे रख दिया, यहीं रख दिया मैंने, तो इसने क्या वर्क किया है? नहीं, इसने वर्क नहीं किया, ये साइंस कहता है। तो चलिए वापस हम टॉपिक पे आते हैं हमारे। वर्क क्या है, ऐसा यूनिट और फॉर्मूला। तो वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट ये जूल में काउंट होता है। बाकी ऐसे तो मैंने लिख दिया, मैंने फॉर्मूला पे लिख दिया यहाँ पे हमारे पास। एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन एनर्जी तो हम जानते हैं कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। आप एनर्जी को बना नहीं सकते हो, ना ही बिगाड़ सकते हो, बस एक फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हो। और एक और चीज बता दूं मैं, मास को कन्वर्ट करते हैं हम, मास को बना नहीं सकते पर मास को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। देखो गाड़ी टकराती है ना, तो गाड़ी टकराने के बाद वो जो फटने की आवाज आती है, जो साउंड की आवाज आती है, लाइट की आवाज आती है ना, वो सारा वो उसके ही मास के पार्टिकल कन्वर्ट हो जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो और क्या है, 4 एग्जांपल देने हैं पोटेंशियल के। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, स्टोर एनर्जी। लाइट बल्ब डिस्चार्ज एनर्जी चेंज इन द इन्वॉल्व। तो लाइट एनर्जी कैसे बोलते हैं, लाइट किसके पास कहता है, केमिकल होता है, केमिकल चेंज करता है इलेक्ट्रिकल में, वो चेंज करता है लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी इसमें कंडक्टिव पर कन्वर्ट करता है ये। फाइंड द एनर्जी प्रोसेस बाय द ऑब्जेक्ट, एनर्जी प्रोसेस बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, मास इनटू ग्रेविटी। देखो अब ये कैसे जन्म लिया, पोटेंशियल एनर्जी होता है कितना है, मास ग्रेविटी इनटू हाइट। अब मास कितना है, 10 का दिया हुआ है, ग्रेविटी कितनी लग रही है, इतनी, हाइट कितनी, इतनी, ये सवाल के हिसाब से दिया गया है वहां पे, तो इतना कुछ कैलकुलेट जूल लग रहा है, ओके। अब पोर्टर लिफ्टेड द लगेज, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन कितना लगेगा यहाँ पे दिया गया, या वो आपके पास बुक में फॉर्मूला दिए गए वहां से पढ़ लीजिएगा, ओके। अब अगर देखा जाए तो ये भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है और हम चले जाते हैं अब हमारे जो चैप्टर है साउंड को लेके। तो साउंड बड़ा भद्दा आवाज़ आ रहा है बाहर से, भाई दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो, पर लेकिन मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। मैंने पहले ही कहा है बहुत स्पीड में खींच रहा हूँ, ज़्यादातर ताम झाम तो करना ही नहीं है, ओके ओके ओके। चलो ये है साउंड। साउंड हमें क्या क्या चीज़ें में याद ध्यान रखनी है, हमें बस उस फोकस से बात करेंगे। तो ये फालतू कहानी, यहाँ कॉम्प्रेशन रेयर, दबाव और थोड़ी छुटाव। तो जो फ्री होता है, जैसे फ्री हो जाते हैं तो उसको रेयर फ्रैक्शंस कहते हैं, और वैसे जो कंप्रेस किए जाते हैं उसको कंप्रेशंस के नाम से पुकारते हैं। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड। बाकी
इस फिगर को ध्यान से देखो। लैम्डा का मतलब होता है एक तरीके का दूरी, एक वेव में जो काउंट होते हैं वेवलेंथ, वो ये रहा। जिस मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और बाकी आपको मैंने एग्जांपल दिए भी कई बार, हमने जब लाइव क्लास पहले भी बताया, आपको मैंने बताया है कि कैसे पेंडुलम वर्क करता है, सभी चीजें वहां तक के पढ़ लीजिएगा। वी मतलब है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होते हैं क्या है कि एक सेकेंड के अंदर कितनी बार ऑक्सीलेट करने को कहते हैं हम लोग उस चीज को। ऊपर वाले को क्रिस्ट, नीचे वाले को ट्रफ का नाम से पुकारते हैं हम लोग। बाकी ये देख लो यहाँ पे स्पीड टाइम का रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, ये याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी यहाँ पे कंडीशन दिए गए हैं, ये टेबल ध्यान रखना बेटा। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे रिफ्लेक्ट, तो इसके भी खुद के नियम है। क्या, इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एक ही जगह इक्वल एंगल बनाते हैं, ये एक ही जगह मर्ज करते हैं, तो ये लॉस होते हैं यहाँ पे। और स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे दिया गया है, इतना बताया गया हमारे पास। यहीं पर देख सकते हो एयर के अंदर कितना 346 मीटर पर सेकेंड, इतना बताया गया। मेरे को नींद से आ रहा है भाई, मेरे को थोड़ा प्यास दिया, तो मुझे थोड़ा चाय वाय पीना है यार, वरना बहुत अजीब लग रहा है। और बाकी तो मैं कहूँ जो वॉल में टकरा, इससे अभी मैं आपको अगर बात कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा साउंड थोड़ा इको कर रहा होगा। रीजन क्या है कि वॉल से टकराने के बाद जो सेकंड साउंड सुनाई देता है ना, वो इसमें हम काउंट करते हैं। द रिपीटेड रिफ्रैक्शंस दैट रिजल्टिंग द प्रिसाइजेस ऑफ द साउंड, इट इज कॉल्ड द रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशंस, इसको हम उसमें काउंट करते हैं हम लोग। ओके, बाकी तो अलग अलग यहाँ पे कंडीशन दिए गए हैं। जो मेगाफोन यूज़ करते हैं, हॉर्न यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, जो डॉक्टर कानों में लगाते हैं, जिससे उनकी पहचान से होती है। हम स्पीकर में यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसा पोड़ा जैसा रहता है, तो वो लड़के बाहर की तरफ साउंड जाता है। ये देखिए यहाँ पे सेम भी वर्क करता है। रेंज, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंसान नॉर्मली 20 हर्ट्ज, से पहले हमने पढ़े इस चीज़ को लेकर, छोटे चैप्टर को समझे हैं, ठीक है। तो चलिए अपन हम सवाल पे चलते हैं हमारे। कैसे कैसे सवाल है। डैश वेव प्रोपोगेट थ्रू द क्रिस्ट एंड थ्रू द ट्रांसवर्सल वेव, जो आगे तरफ ट्रेवल करता है। 1 एमस्टॉर्म, ए के ऊपर डॉट का मतलब होता है एमस्टॉर्म कितना, 10 का पावर 10⁻⁻10 रहता है। द टाइम टेकन फॉर द वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द वन वाइब्रेशन, इट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना लगता है, उसको टाइम पीरियड का नाम से पुकारते हैं। डैश इज यूज्ड टू ब्रेक द किडनी स्टोन इन द फाइन पार्टिकल, अल्ट्रासोनिक साउंड से यूज करके हम उसको किडनी को तोड़ते हैं। मतलब ये एक बाय लेजर के थ्रू हेल्प हो जाता है, और कह सकते हो कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, करके निकालना नहीं पड़ता। ओके, अ साउंड वेव इन द एयर हैज द वेवलेंथ इतना, फ्रीक्वेंसी इतना, तो वेलोसिटी कितना होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला था ही, ये रहा। आपको मैंने कहा था फॉर्मूला याद रखिएगा। ये पहला भी मतलब होता है वेलोसिटी, दूसरा मतलब फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इतना कुछ रहता है। द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी इज कॉल्ड वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। घनत्व कितना होता है, तो ये इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया, ऐसे यहाँ पे दिया गया स्क्वायर वोल्ट पर स्क्वायर मीटर्स। ओके, वेवलेंथ एक्सप्लेन करें तो वेवलेंथ क्या होता है कि कंप्लीट एक डिस्टेंस होता है टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन, मतलब कि ये एक ऊपर की तरफ, एक और ऊपर की तरफ, तो कितना मेन जो डिस्टेंस बैठता है ना पूरा अप एंड डाउन पूरा मिला के, तो उसको हम कहते हैं हमारा वेवलेंथ। न्यू का नाम देते हैं हम लोग, इसको मीटर में काउंट किए जाते हैं। एम्पलीट्यूड, ये जो वेव बनता है ना पानी का तरंगे, तो वो जो मेन मिडल हिस्सा से कितना ऊपर की तरफ है, उसको हम एम्पलीट्यूड के नाम से पुकारते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी ऑफ द, किसमें, लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस क्या होता है, डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। पिच किस पे डिपेंड करता है, ऑन द फ्रीक्वेंसी। इको इतना है, तो फाइंड द डिस्टेंस रिफ्लेक्टेड द सरफेस, तो डिस्टेंस कितना रहता है, तो डिस्टेंस कितना, वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइड बाय 2। अब देखो ये ऐसा कंडीशन क्यों, माने ये यहाँ पे एक सोर्स है और ये चिल्लाया, आवाज जाकर वॉल पर टकराया, फिर वापस जाकर यहाँ जाकर में सुनाई पड़ता है, तो यहाँ पे डबल डिस्टेंस कवर किए ना, एक D1 ये, फिर एक और आया D2, तो टोटल जो होता है D1 प्लस D2, ये क्या बन जाता है, कंप्लीट D बन जाता है। तो हमें क्या सिर्फ एक टाइम का चाहिए होता है, तो इसलिए हम टाइम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ऑडिबल जो हो सकता है, तो हमारे पास कंडीशन दिए हैं, फ्रीक्वेंसी इतना है, वेलोसिटी इतना है, लैम्डा इतना है, तो फ्रीक्वेंसी कितना लग रहा है, बस हर्ट्ज उसको काउंट कर दिया गया। तो ये ऑडिबल है कि नहीं, इट इज नॉट ऑडिबल, क्योंकि वो सुन नहीं सकते हैं, हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ मैं आपका मार्क्स मेंशन करके दिए हैं, कितना लिखना जरूरी है ऐसा। लाउडनेस, ज्यादा आवाज क्या होता है, उसके फैक्टर किस पे डिपेंडेंट करते हैं, तो लाउडनेस इज द हाउ लाउड और द सॉफ्ट साउंड इज प्रिसाइज, डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, ये इस पे डिपेंड करता है। शॉर्ट नोट लिखना है पिच के ऊपर, कि पिच मतलब क्या होता है, तो पिच मतलब होता है डिटरमाइन हाउ द श्रिंक ऑफ द डीप ऑफ द साउंड,
कितना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी तो लो पिच पे डिपेंड करता है। हम जो विसल बजाते हैं हाई पिच होता है तो ज़्यादा जोर से आवाज़ नहीं पड़ता है उस वजह का। एक्सप्लेन द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एक्सप्लेन करना है तो वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी को मैंने पहले बता ही दिया, रिवर्स भी बता ही दिया, था रेमेडी क्या कैसे कम कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए अभी आपको आपने कहीं वैसे वीडियो में देखे होंगे, मैं कुछ चीज़ बताता हूँ मैं चलो भाई साहब एक तरीके का ये मेरा हेल्प हो जाएगा। आपने ये देखे होंगे, ये ऐसे तो ये देख लीजिए ध्यान से, ये आपने देखे होंगे। ये जो है जब कहीं पे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग होता है, वहाँ आपने ऐसा ब्लैक कलर का देखा होगा। अब ये वर्क कैसा करता है, ये स्पंज टाइप का होता है। हम जो भी बोलते हैं ना, वो जो तरंगे होती है ना, वो तरंगे जाती हैं इसमें और ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो डबल रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है ये। क्योंकि एक बार कैसा होता है रिफ्लेक्शन, मतलब क्या है कि जाके टकराया, एक तो सिर्फ आप बैठे हो, मैंने डायरेक्टली आपसे बात किया तो पहले डायरेक्टली साउंड आपके तरफ गया, जो कान हमारा वैसे वर्क करता है, और एक टकराने के बाद वहाँ से भी एक साउंड आएगा। तो अगर आप वॉल पे इसको चिपका देते हो तो ये क्या हो जाता है, ये कंप्लीटली उस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है और ये हेल्प कर सकता है आपको प्रिसाइज मतलब हेल्प करने में, और ये साउंड नहीं करता। और इफ़ अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो मैं उस चीज़ को टैग कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसका वो चीज़ ले लीजिएगा, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कॉस्टली भी ज़्यादा नहीं है और बेटर रिजल्ट बनता है। तो मुझे तो क्लास में लगाना है, ठीक है, ओके। तो बस कर्टेन यूज करो, कारपेट, साउंड एब्जॉर्बर मटेरियल, जो बोले ना साउंड एब्जॉर्बर मटेरियल, ये रहा, तो साउंड एब्जॉर्ब कर ले, ये कंप्लीटली ये चीज़ है, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, मेगाफोन, हेयरिंग एड, साउंड बताइए। यहाँ पे इको का बताना है, यहाँ पे इको कितना होता है, तो सेम फॉर्मूला है, लाउडनेस फैक्टर बताना, ये भी हो ही गया है हमारे पास। मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल मतलब जो रिक्वायर्ड मीडियम होता है जैसे कि साउंड वेव, नॉन मैकेनिकल मतलब जिसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता जैसे कि लाइट वेव, ध्यान रखना। वेवलेंथ बताना है फॉर द इतना हर्ट्ज टू इतना, कितना रहता है, देखो ये रहा हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू फ्रीक्वेंसी। अब उसका फ्रीक्वेंसी होता है कि देखो ये क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब देखो क्या हो जाता है कि वेवलेंथ, फॉर्मूला कहीं दिया नहीं है, इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ऐसा एक्चुअली में है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, हमने ये भी देखा है, इसको यहाँ भेज दूंगा ये चीज़, तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये उसी से तैयार हुआ है। इंफ्रा अल्ट्रा, इंफ्रा मतलब जो 20 हर्ट्ज से कम रहे, तो इंफ्रा जो 20,000 हर्ट्ज ज़्यादा रहे तो उसको अल्ट्रा कहते हैं हम लोग। एम्पलीट्यूड और स्पीड वेव, एम्पलीट्यूड मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना कैरी करता है, कितना ऊपर की तरफ जा रहा है वो चीज़ें, स्पीड सब हो गया। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो आगे तरफ जाए, दबाव नीचे देखो, बोला ना कि पार्टिकल पैरेलल टू डिस्प्लेस, पैरेलल डिस्प्लेस करता है, उस चीज़ को नाम देते हैं हम लोग। फिर केस बेस्ड स्टडी मेगाफोन के पास, हाउ डज द मेगाफोन इज वर्क, कैसे वर्क करता है, तो डायरेक्टली मेगाफोन डायरेक्टली साउंड वेव इज वन डायरेक्शन ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, हम जो आगे तरफ बोलते हैं तो वॉल जब टकराता है, टकरा कर फिर आगे तरफ बढ़ता है, ये वैसा वर्क करता है। प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्वालिटी क्या डिपेंड करता है, अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल सर्विस, इसमें से हेल्प करवाते हैं। और यहीं पे हमारा जो ये भाई एक मिनट, हाँ, यहीं पे हमारा जो फिजिक्स का पूरा कंटेन होता है, पूरा पूरा हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे जो बायो के लेक्चर्स की वीडियोस हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, आपको अगर ये चीज़ करवाना है, अपने घरों में लगवाना है, और या आप ऐसा एक गेम खेलते हो और साउंड प्रूफ आपको अगर देखना है, तो मैं इस चीज़ का मैं टैग कर दूंगा, तो आप वहाँ से परचेस कर लो, ठीक है। जय हिंद जय भारत।